हेलो नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी जीएस निर्णायक सीरीज के पार्ट 7 में हमारी टैगलाइन है मिलकर करेंगे सफलता की तैयारी। हम लोग इसमें क्या क्या देखते हैं तो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्नों को सटीक अभ्यास, 100% लाभ, पेड एआई द्वारा बनाए गए सटीक प्रश्नों की श्रृंखला। कुल 30 प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं कि आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे और उनकी प्रकृति क्या रह सकती है। आइए बिना किसी देरी के जीएस निर्णायक के इस बैच में प्रैक्टिस नंबर 7 को हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न आप सभी का अमृतुल क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग सामने माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग देखेंगे इसे। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम लोग इसे देखेंगे। चलिए भाई पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सोम रस का उल्लेख, सोम रस का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सोम रस का उल्लेख किस रस में मिलता है बताएंगे? सॉरी, किस वेद में मिलता है सोम रस का उल्लेख? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और मंडल की बात करें तो नौवां मंडल, कौन सा मंडल? नौवां मंडल हो जाएगा। इसी में सोम रस के बारे में बात की गई है। सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र से संबंधित है। सातवां मंडल, हम ऋग्वेद के 10 मंडल में 9वें मंडल में सोमरस देखते हैं, तीसरे मंडल में गायत्री, 7वें में 10 राग युद्ध के बारे में देखते हैं, 10 राग युद्ध के बारे में। और 10वें में हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? आप जानते हैं कि चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उनमें से पूछ रहा है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा कौशिकी, कौशिकी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी भी कभी कभी क्या होता है ना कि बोलने के फ्लो में हम कुछ और बोल देते हैं, तो यदि आपको लगे कि गलत बोला जा रहा हो तो आप उसका जो है करेक्शन कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम तुरंत वहाँ पे आपको जवाब देंगे। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है पंचविश, पंचविश, खडविश, खडविश और जैमिनी। कौन सा? जैमिनी। एक इसका है, सामवेद का है। शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, पहले इसको यहीं पे समझ लीजिए। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल को शुद्ध वेद कहते हैं और कृष्ण को अशुद्ध वेद कहते हैं। शुक्ल वेद के कौन सा हो जाएगा? शतपथ। और कृष्ण का कौन सा हो जाएगा? तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? गोपथ। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण से आशय उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। वैशाली में क्या किया था? जो बौद्ध संघ है उसमें महिलाओं का प्रवेश पूछता है कि किस जगह पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किस जगह पे हुआ? वैशाली में हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था?
महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ पे हुई थी भाई? कुशीनगर में हुई थी। कौन सा गणराज्य, पूछता है कि कौन सा गणराज्य था? तो मल्ल गणराज्य था। कौन सा गणराज्य है? तो मल्ल गणराज्य है। पूछता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? सर्वाधिक, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? वहीं पे दिए थे जहाँ की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। तो जगह हो जाएगी श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। चलिए, ज्ञान इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? तो कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष या पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष या पूर्ण ज्ञान। अशोक के किस शिलालेख में, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? शिलालेख क्या है? अशोक ने अपने धर्म के, उसको धम्म बोलते हैं, अपने धम्म के प्रचार के लिए, अपने नैतिक नियमों के प्रचार के लिए, आचरण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए जो बातें लिखवाई, उन्हें किस पर लिखवाया इसने? पत्थर पर लिखवाया, तो उसे शिलालेख कहा गया। गुफाओं पे लिखवाया तो उसे गुहा लेख कहा गया। कौन सा? गुहा लेख कहा गया। पत्थर पर लिखवाया तो शिलालेख कहा गया। ठीक है। और स्तंभों पर लिखवाया, उसे स्तंभ लेख कहा गया। ये तीन प्रकार से इन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए। और इन अभिलेखों की भाषा का क्या है भाई? इन अभिलेखों की भाषा क्या है? भाषा प्राकृत। लिपि पूछे, लिपि क्या है? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि है। और पूछता है कि कलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो 13वीं में मिलता है। जो 13वां शिलालेख है, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? कल मैंने बताया था आपको, आज फिर से आया है प्रश्न, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। इनकी एक रचना और है, कादम्बरी। कौन सी? कादम्बरी। कालिदास की रचना कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनकी और कौन सी रचनाएं हैं। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित। दंडी की 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित। काव्यादर्श, काव्यादर्श। चलिए, हर्ष कौन है? हर्ष शासक हैं वर्धन वंश के। इनकी 3 रचनाएं हैं, बहुत एग्जाम में पूछती है। नागानंद, नागानंद और रत्नावली, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संगठित रूप किसने दिया? एकता प्रणाली, एकता का अर्थ होता है भूखंड। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे शासक बैठे हैं, तो इन्होंने, और ये पूरा साम्राज्य है, ये पूरा साम्राज्य है, यहाँ पे शासक बैठा है, इसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। जैसे इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये इतने खंडों में बांट दिया। तो ये जो हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया? एक इक्ता, एक इक्ता, ये वाला एक इक्ता। इस तरह कई इक्तों में जब बांट दिया गया, तो यहाँ पे जो शासक है, यहाँ पे एक एक इक्तेदार की नियुक्ति करता था, और उन्हीं के माध्यम से इस क्षेत्र का जो यहाँ पे रहेगा, ये भू राजस्व वसूलेगा और सेना का रखने का कार्य करेगा, प्रशासन कार्य करेगा।
ऐसे ही अलग अलग भूखंडों के अलग अलग स्वामी होते थे। पूछ रहा है कि संगठित रूप किसने दिया, तो संगठित रूप इल्तुतमिश ने दिया था। इसको एकता व्यवस्था को लाया किसने था, तो मोहम्मद गोरी ने लाया था। एकता व्यवस्था को किसने लाया था, मोहम्मद गोरी ने लाया था। और मोहम्मद गोरी के समय इल्तुतमिश पूछता है परीक्षा में कहाँ का इक़्तिदार था, तो बदायूं उस समय की सबसे बड़ी एकता जो उत्तर प्रदेश में है वहीं का ये इक़्तिदार था। तो मोहम्मद गोरी ने इसे लाया था एकता प्रणाली को, और इल्तुतमिश ने इसे संगठित रूप दिया था। ठीक है। अकबर के संरक्षण में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा रज़्मनामा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि रज़्मनामा क्या है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद। आप जानते हैं कि अकबर के काल में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था। उसमें से महाभारत का अनुवाद 1574 में 1574 में अब्दुल अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर बदायूनी बदायूनी फैजी नकीब खां। आपको इतने नाम याद नहीं रखने हैं, केवल आपको नाम याद रखना है अब्दुल कादिर बदायूनी। नकीब खां के संरक्षण में किसका अनुवाद हुआ, तो महाभारत का अनुवाद हुआ, और उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। तो जो कि बाबरी क्या है, ये बाबर नामा है। बाबर नामा तुर्की भाषा में इसे बाबर ने लिखा था। अकबर नामा क्यों किसने लिखा है भाई, अकबर नामा को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। किसने, अबुल फजल। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसे आईने अकबरी कहते हैं। इसका कौन सा भाग है, तीसरा भाग है अकबरनामा। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम किस प्रांत में लागू हुआ था, सही जवाब क्या हो जाएगा, बंगाल में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इसको लागू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल बिहार उड़ीसा। बंगाल बिहार उड़ीसा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जमींदारी प्रथा क्या है, तो यही अस्थाई बंदोबस्त क्या हो गई, जमींदारी व्यवस्था हो गई। जमींदारी व्यवस्था। तीन प्रकार की व्यवस्था, एक अस्थाई बंदोबस्त आई थी, दूसरी क्या थी, महालवाड़ी। महालवाड़ी। इसे 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि महल में कौन रुकेगा, कौन हाल्ट करेगा, जिसके नाम में जी लगेगा, तो मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। और रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान। अर्थात इसमें किसानों से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया गया कर लेने के लिए। मुनरो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। तो दो इतने नाम आप याद रखिएगा। महालवाड़ी का महाल मतलब होता है गांव, और रैयत का अर्थ होता है किसान। अर्थात इसमें पूरे एक समूह में गांव से टैक्स लिया जाता था, इसमें किसान से डायरेक्ट लिया जाता था। और जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों के माध्यम से टैक्स लिया जाता था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण बंगाल विभाजन था। इस समय पूछता है कि वायसराय कौन था जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो वायसराय कौन था, तो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। कब घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, घोषणा कब हुई थी, 19 जुलाई। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन मनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905। टाउन हॉल टाउन हॉल कलकत्ता। टाउन हॉल
कलकत्ता से घोषणा हुई थी कि स्वदेशी आंदोलन मनाया जाएगा। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन शोक दिवस, राखी दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है भाई? तो गांधी ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, इसे गांधी जी ने कहा था। ठीक। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। शिक्षा का किसमें है? 21A में है। और 6 से 14 वर्ष तक के उम्र भी पूछता है एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। 19 से लेकर के 22 तक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा। पूछेगा कि भाग कौन सा है संविधान संशोधन से संबंधित, तो 20वां भाग है। पूछेगा कि किस देश से लिया गया है, स्रोत कहाँ से है? तो साउथ अफ्रीका की टीम, साउथ अफ्रीका के देश से। ठीक है। स्रोत साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। भाग 20, अनुच्छेद 368। चलिए, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर करती है। कौन कौन सी भाई? 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट दायर करती है, जारी करती है, जब मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष पे रिटायर हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्य राज्यसभा में पूछता है एग्जाम में कि अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? तो 500, 250 हो जाएंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे? 250, जिसमें 238 को चुना जाएगा या चुना जाता है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। एग्जाम में यह लाइन आती है कि यह एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको बात को याद रखिएगा। ठीक है। कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, यदि पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356, 360। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसमें जो राज्य में शासन विफल हो जाता है तब आपातकाल लगता है। और इसमें वित्तीय आपातकाल लगता है।
संसद के 3 भाग बार-बार बताता हूँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 75। राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछे कि अधिनियम कौन सा था? अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। किस आयोग की संस्तुति पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर, राजस्थान। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना पूछेगा कि गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है? अरावली पर्वतमाला की। धूपगढ़ किसकी है? तो सतपुड़ा की। सतपुड़ा। देखिए यहाँ पे गढ़ आया है, यहाँ पे पुड़ा, मतलब दोनों पे एक ही जैसे शब्द दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, एमपी में पड़ती है। अनाईमुडी, यह केरलम, केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? केरलम। केरलम की पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ती है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। पश्चिम बंगाल में यह स्थित है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो मैंग्रोव वन। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और भविष्य में इनके पूछे जाने की 100% संभावना रहेगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो लीवर हो जाएगी। लीवर। पूछेगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है मानव के शरीर का? तो त्वचा हो जाएगा। त्वचा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, अर्थात यह क्या है? क्षारीय है। 7 से कम रहेगा अम्लीय, ज्यादा रहेगा तो क्षारीय। और रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं, इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं? जैसे प्लाज्मा है मुख्य घटक, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आरबीसी का क्या कार्य भाई? आरबीसी पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में जो दौड़ती है, उसका कार्य कौन करता है? आरबीसी। शरीर को
शरीर को प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से मिलती है? तो WBC से मिलता है। दाब की SI यूनिट क्या है? पास्कल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन किसका है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में 23 नंबर का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाती है, फिर इससे हल्की कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा? ऑक्सीजन का। और उसके बाद किसका आएगा? CO2। जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो तपेदिक, टिटनस, हैजा, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जबकि डेंगू किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। चलिए, आइए कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। कंप्यूटर में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना किसका कार्य है? ALU का। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? देखिए, तीन चीजें होती हैं, लैन, मैन, वैन। लैन, मैन, वैन। लैन मतलब L से लोकल, यहाँ से मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, W से वाइड, मतलब कि लोकल। जैसे घर में, ऑफिस में जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? यदि एक ही नेटवर्क इंटरनेट डिवाइस से एक ही घर में 10 डिवाइस कनेक्ट हो तो लैन हो जाएगा। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, एक शहर में, एक बड़ा शहर हो या एक शहर के अंतर्गत जितने डिवाइस इंटरनेट से चलते हैं वो मैन के अंतर्गत आते हैं। और वैन में एक देश या महाद्वीप, मतलब यह बड़ा रूप है, और इसका उदाहरण क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट पूरे विश्व में फैला है कि नहीं, तो यह मैन का उदाहरण हो जाएगा, वैन का, सॉरी। AI में डीप लर्निंग मुख्यतः किस पर आधारित है? AI में डीप लर्निंग मुख्यतः किस पर आधारित है? तो न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित है। चलिए, अगली वीडियो में आपको डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ हमें कोई चीज़ इंटरनेट पर खोजनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे हमारा क्रोम हो गया, क्रोम क्रोम पे जाके हम लोग क्या करते हैं? इस पे हम लोग लिखते हैं कि दैनिक जागरण न्यूज़ के बारे में बताओ। दैनिक जागरण न्यूज़ को ओपन करो। हम लोग क्रोम में क्या करते हैं? इसे ब्राउज करते हैं, ब्राउज करते हैं। क्रोम में ले जाके अपनी सूचना को क्या करते हैं? ब्राउज करते हैं। तो फिर क्रोम उसे ब्राउज करके हमें एक फंट दे देता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ गए, अमित शाह यहाँ गए, राहुल गांधी यहाँ गए, ऐसी न्यूज हमें देता है। हम अपनी जानकारी लेने के लिए जिस वेब पेज पर ले जाके ब्राउज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। हम लोग गूगल क्रोम में भी वेब ब्राउज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। और बाकी इन तीनों के बारे में बाद में देखेंगे। MS एक्सेल, अवॉर्ड रीडर, VLC प्लेयर, इनका संबंध वेब ब्राउज़र से नहीं है। कुछ वेब ब्राउज़र जैसे मोजिला एक कंपनी है, मोजिला का वेब ब्राउज़र आता है फायरफॉक्स, फायरफॉक्स आता है। माइक्रोसॉफ्ट का आता है माइक्रोसॉफ्ट का आता है एज। हमारे लैपटॉप में भी वही चल रहा है, एज आता है। और एक आता है, एप्पल कंपनी है, एप्पल, इसका वेब ब्राउज़र आता है सफारी। तो इसको याद रखिएगा
कि क्या होता है वेब ब्राउज़र और किस कंपनी का कौन एक सफारी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, गूगल क्रोम पूछता है, मोज़िला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? चलिए भाई बताइए। एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है? एक केबी में पूछे 1024 बाइट। एक एमबी में 1024 केबी। इसी तरह यह क्रम चलता है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर 8 में नए फ्लेवर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, अन्यथा भगवान आपको माफ़ नहीं